Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक द टर्किश इन्वेजन से संबंधित चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग मोहम्मद गोरी, जिसका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, के विषय में चर्चा करेंगे। द टर्किश इन्वेजन प्रकरण के अंतर्गत हम लोग 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्कों के राज्य की स्थापना से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से संबंधित चर्चा को हमें करना था। तो इसके पहले हम लोगों ने महमूद गजनवी के विषय में संपूर्ण चर्चाएं कर ली थी कि उसके प्रारंभिक स्थिति क्या थी, उसके प्रारंभ यानी बचपन की अवस्था में किस तरह का उसका कंडीशन था, और फिर वह भारत पे आक्रमण करने के उसके पीछे उसके क्या कारण रहे, क्या उद्देश्य रहे, और भारत के पर आक्रमण के समय किस तरह की भारतीय परिस्थितियां थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि दृष्टियों से। फिर उसके आक्रमण का विस्तार हम लोगों ने देखा। फिर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम लोगों ने कर लिया। तो महमूद गजनवी से संबंधित सारे टॉपिक जो भी विश्वविद्यालय प्रश्न बन सकते हैं कि महमूद गजनवी धर्मांध और बर्बर शासक था, विवेचन करें या वर्णन करें। महमूद गजनवी के समय महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी, इस पर प्रकाश डालें या विवेचन करें। इसको भी आप कर सकते हैं। या ये पूछा जाए कि महमूद गजनवी के आक्रमण के क्या कारण थे, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार विविध पहलुओं पे आप चर्चा कर सकते हैं। और इसी प्रकरण द टर्किश इन्वेजन के तहत ही हम लोग अब मोहम्मद गोरी के विषय में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल बनाया तथा उसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्क राज्य को स्थापित किया, परंतु उसने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना नहीं की। इस कार्य की पूर्ति हम देखते हैं कि गोर वंश के शासक मोहम्मद गोरी ने की। गोर जो प्रदेश था वह पहाड़ी क्षेत्र था और यह गजनी और हेरात के बीच में स्थित था। कुछ इतिहासकारों ने गोर को अफगान बताया है, परंतु अब उसे स्वीकार नहीं किया जाता। यह तुर्कों का संसबनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर गोर प्रदेश में बस गया था। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात मध्य एशिया की बदलती हुई परिस्थितियों ने गोर वंश के उत्थान में सहयोग दिया। 11वीं सदी में सल्जूक तुर्कों का प्रभाव मध्य एशिया में बढ़ा। महमूद के दुर्बल उत्तराधिकारी उनका मुकाबला न कर सके। सल्जूक तुर्कों ने गजनी साम्राज्य को खंडित करके गोर वंश और ख्वारिज़्म वंश को पनपने का अवसर दिया। गोर प्रदेश 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित था। वहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था, परंतु ये अच्छी नस्ल के घोड़ों के पालन और अच्छे शस्त्र तैयार करने के लिए अधिक विख्यात थे। महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने गोर का विजय करके वहाँ के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। इससे पहले वहाँ के निवासी बौद्ध मतावलंबी थे। गजनी वंश की शक्ति दुर्बल हो जाने पर वहाँ के शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया और गजनी के शासकों से संघर्ष आरंभ किया। इसमें उन्हें सफलता भी मिली और 1163 से 1202 ईस्वी के बीच में हम देखते हैं कि गयासुद्दीन गोर का शासक बना और उसके भाई शिहाबुद्दीन ने 1173 से 74 ईस्वी में गीज तुर्कों से गजनी को छीनने में सफलता पाई और गयासुद्दीन ने गजनी का राज्य अपने भाई शिहाबुद्दीन को दे दिया। यही वह शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था जिसने 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किए और यहाँ अपने राज्य की स्थापना की। उसने अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का सर्वथा सम्मान किया और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी उसके जीवित रहते स्वयं को उसके अधीन मानता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है सत्ता में आया और जब वह शासक बना तो उसने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। और उसके हम देखते हैं कि मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी से संबंधित हम लोगों ने चर्चा थोड़ा सा कर लिया। मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी से संबंधित हम लोग चर्चा किया कि यह सत्ता में कैसे आया, लेकिन
इसके भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे? आक्रमण के कारण, भारत पर आक्रमण के कारण। अगर हम भारत पर आक्रमण के कारणों की चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी, विभिन्न पक्षों को हम देख सकते हैं। पहला कि मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा ने भारत विजय के प्रति एक प्रेरणा का कारण किया और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना उसका प्रमुख लक्ष्य हो गया। उस युग में सभी शासक शक्ति और सम्मान की लालसा से राज्य विस्तार करना चाहते थे, वही उनको श्रेष्ठता और महानता प्रदान करता था। गोरी का भी एक लक्ष्य श्रेष्ठता और महानता प्राप्त करना रहा और उसकी महत्वाकांक्षा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे प्रेरित किया। फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि गजनवी और गोर वंश के मध्य प्रतिस्पर्धा या आपसी संघर्ष। तो जो गोर और गजनी के बीच जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी, इसके कारण भी वह भारत पर आक्रमण करने का मन बनाया, क्योंकि हम देखते हैं कि इन दोनों में वंशानुगत शत्रुता चली आ रही थी। और जब गोर वंश के शासकों का गजनी पे अधिकार हो गया तो वहाँ के शासक भाग के भारत के प्रदेश पंजाब में आके शरण ले लिए। तो गोर वंश का जो शासक था इस समय शिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, उसने पंजाब पर आक्रमण करके, क्योंकि पंजाब कभी उसके अधीन रहा करता था, इसलिए गजनी को जीतकर गोरी पंजाब पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता था और पंजाब को जीतने से उसके वंश का एक शत्रु नष्ट भी हो जाता और पूर्व की ओर उसके राज्य की सुरक्षा भी संभव हो जाती। इस प्रकार वह पंजाब को जीतकर गजनी को नष्ट करने से गोरी को व्यक्तिगत मानसिक संतोष और राजनीतिक लाभ होता। इसमें उसमें वंशानुगत जो शत्रुता थी वह भी एक प्रेरणा का कार्य कर रही थी। तो विभिन्न कारणों से गजनी और गोर वंश के बीच प्रतिस्पर्धा थी और फलतः उसे भारत पर आक्रमण करने का मोटिवेशन मिला और उसने आक्रमण किया। फिर हम देखते हैं कि पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार की लालसा या साम्राज्य विस्तार की नीति भी कहा जा सकता है। मोहम्मद गोरी स्वयं महत्वाकांक्षी शासक था और वह साम्राज्य के विस्तार करना चाहता था। देखते हैं कि पश्चिम की ओर गोर वंश के राज्य के विस्तार को ख्वारिज़मी शासकों ने रोक दिया था। इसके अतिरिक्त उस पर एक तरफ राज्य विस्तार का मुख्य उत्तरदायित्व उसके बड़े भाई गियासुद्दीन का था। इस कारण यदि मोहम्मद गोरी को अपनी राज्य विस्तार की अभिलाषा की पूर्ति करनी थी तो वह पूर्व की ओर ही संभव था, अर्थात भारत की ओर ही वह आक्रमण करके अपने इस इच्छा को पूरा कर सकता था। अतः वह पूर्व के तरफ आक्रमण किया और इस प्रकार वह भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्प्रेरित हुआ। फिर हम देखते हैं कि एक मध्यकालीन समय में एक महत्वपूर्ण तथ्य धर्म था। तो धर्म की विस्तार या धर्म के प्रचार प्रसार की इच्छा भी इस आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण रही। और अगर धन की लालसा कहें तो धन प्राप्ति की लालसा, तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उस समय भारत की समृद्धि की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। विश्व समुदाय में प्रचलित थी कि भारत सोने की चिड़िया है और इसके कारण प्रत्येक जो महत्वाकांक्षी शासक था भारत के प्रदेश पर आक्रमण करके उसे या तो लूटना चाहता था या यहाँ साम्राज्य या राज्य विस्तार की लालसा रखता था। फलतः इसके कारण भी भारत पर वो आक्रमण किया होगा। और धार्मिक कारण तो परिस्थितिजन्य थी और जिस धर्म से व्यक्ति है उस धर्म पे विस्तार इत्यादि करे वो यह भी संभव था। हालांकि जो भी साम्राज्य विस्तार हुए वह राजनीतिक लालसा के कारण ही हुए
और जिसमें धार्मिक कवर चढ़ाया गया कि हर तत्व को धार्मिकता का रूप दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी है विभिन्न कारणों से भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में हम देखते हैं कि वह सफल भी रहा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गोरी के आक्रमणों के समय भारत की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 1027 ईस्वी में महमूद गजनी ने अंतिम बार भारत पर आक्रमण किया था और मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में अपना प्रथम आक्रमण किया भारत पे। फलतः इन दोनों समयों के बीच 148 वर्ष का अंतर आ जाता है और इस समय में एक व्यापक परिवर्तन हम देख सकते हैं। हालांकि यह परिवर्तन कितना हुआ था, भारतीयों ने कुछ सीख लिया था कि नहीं लिया था, इस पर हम अपनी चर्चा को नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह भारतीय परिस्थितियाँ थीं और कैसे भारत के जो शासक हैं अपने इतिहास से सीख नहीं लिए और उत्तर पश्चिमी सीमा के क्षेत्रों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किए। और इसके कारण हम देखते हैं कि भारत में एक नए वर्ग का आगमन होता है, आक्रमणकारी वर्ग के रूप में आया और यहाँ एक साम्राज्य स्थापित की और यह साम्राज्य सल्तनत काल, फिर अन्य आक्रांता आया, वह मुग़ल काल की स्थापना किया। इन दोनों को मिला के हम मध्यकाल की चर्चा करते हैं और जो हमारे जो हम लोग जिस कक्षा को BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स की कक्षा को पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग 650 से 1540 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन करना है और इसमें हम लोग मुख्य रूप से मध्यकाल के सल्तनत कालीन जो ईरा है उसी से संबंधित जो चर्चा करेंगे उसमें मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी के तुर्क साम्राज्य की स्थापना के बाद से विभिन्न वंशों के सुल्तान आते गए और यह सिलसिला बाबर के आक्रमण और इब्राहिम लोदी के पराजय तक चलती रही। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।